एक और सवाल है, नाम नहीं लिखा है, बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में पूछ रहे हैं। बीएलएस इंटरनेशनल के चार्ट्स क्या कहते हैं? वीकनेस क्रीपिंग की है कल, आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। मे बी ये गैप करने 350, गैप फिल करने 357 तक आ रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है और स्लाइस थ्रू कर देता है 350 को, तब तो हम्म, बड़ी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। 304 रुपए का पहला टारगेट रहेगा और उसके नीचे बहुत नीचे भी जा सकता है, क्योंकि वीकली पे फिर वेजिंग अप मूव का ब्रेकडाउन होगा और 262.65 का टारगेट खुल जाएगा। okay। अगला सवाल जो है वो मंथन शाह का है। वो पूछ रहे हैं अपने स्पाइस जेट के बारे में। स्पाइस जेट के शेयर है उनके पास। वो ये पूछ रहे हैं कि उनकी जो खरीदारी है वो 50 रुपए की है। इसमें एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखिए, स्पाइस जेट पे वीकली फेयर वैल्यू एरिया 43.6 पे था, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो आइडियली फिर फेयर वैल्यू एरिया लो ही टारगेट खुलता है, विच इज एट 34। तो 34 रुपए हम्म, अगर आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। हालांकि इनके रिजल्ट 2 क्वार्टर में सुधरे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सेल्स भी थोड़ी अच्छी हुई है, प्रॉफिट भी अच्छी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन इनके नेगेटिव में कम 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 होते जा रहे हैं, तो एक आध दिन ब्रेक इवन करके पॉजिटिव में भी आ जाएंगे। तो एक बार के लिए 34 दिख रहा है, 34 के अराउंड अगर बुलिश एविडेंस मिला तो बाई कर सकते हैं। ये स्टॉक अगर देखिए पिछले 4-5 साल से कुछ किया ही नहीं है, नीचे ही नीचे जा रहा है। एक मोमेंटम आया था अराउंड 50-55 गया था, वहां से फिर नीचे ही है। मतलब ये टेस्ट कर रहा है रियल पेशेंस ऑफ somebody who has invested in the stock। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल एक्सिस बैंक पे है। सनी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि 1207 रुपए में मैंने खरीदारी की है एक्सिस बैंक की, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बैंकिंग में सबसे वीक एक्सिस बैंक ही है। ऊपर ब्रेकआउट फेल किया है 1238.7 का। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 1151.20 है। तो फिलहाल 1151.20 आते हुए दिख रहा है और आईटी इंडेक्स में यही सबसे वीक काउंटर है। करेक्ट। अगला सवाल जो है वो है धर्मेंद्र जी का। पूछते हैं एल एन टी फाइनेंस के बारे में। एल एन टी फाइनेंस पर आपकी क्या राय? देखिए, रेंटी फाइनेंस 140 रुपए से हम 500 रुपए के लिए रिकमेंड कर रहे हैं फिलहाल। ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी कर रहा है। एक पुल बैक 196 186 की जोन में आनी चाहिए, वहां पे हम्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वापस से ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हम्म। पिंकू जी का सवाल है, वो पूछते हैं एडीएफ फूड्स के बारे में। एडीएफ फूड्स उनके पास है, जो उन्होंने 332 रुपए के स्तर पे खरीदे हैं शेयर। शुड आई एवरेज, होल्ड और सेल? नीचे से चलने की कोशिश किया लेकिन मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है वीकली पे। हालांकि थर्ड वीक है जहाँ इनसाइड बार है, तो आई वुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट जब तक 259 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है। प्रोबेबली ये बाउंस बैक करते हुए 319 रुपए तक जा सकता है। दैट बीइंग सेड, क्या मैं इसको अपनी बुलिश वॉच लिस्ट में रखे हूँ? स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है बट मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है स्टॉक। अभी आपकी वॉच लिस्ट में क्या क्या है अंशु? और जीएनएफसी आ रहा है, सीएससी आ रहा है, छोटा सा पैटर्न बना हुआ है। थोड़ा बहुत फेडरल बैंक आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, वॉच लिस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, बड़ा पैसा बनता है जब मार्केट में 60% टाइम, मतलब स्टार्टिंग 20% की रैली, मतलब कोई भी मूव का अगर आप इनिशियल 20 और लास्ट 20% छोड़ देते हैं, बीच का जी। 60% अगर आप प्ले करते हैं तो इजी मनी एनवायरनमेंट होता है। हमने करेक्ट। नीचे लगभग 21,800, 22,000, 22,100 तक का रैली छोड़ दी थी। 22,100 से जब कंफर्म हुआ अप ट्रेंड, तब हमने बाई करना स्टार्ट किया था 25,847 के टारगेट से। अब हम टारगेट से 200-300 पॉइंट नीचे खड़े हैं, तो आखिरी 20% की हम फेज में हैं। यहाँ पे चर्निंग आउट मैक्सिमम होती है, मतलब करेक्ट। जिसको हम कहते हैं वीडिंग आउट। तो खराब चीजें वीड आउट हो जाती हैं, अच्छी चीजें कंसोलिडेट करना स्टार्ट करती हैं। तो ये सबसे मुश्किल दौर होता है पैसा कमाने का, स्टार्टिंग 20 और लास्ट 20। तो हम लास्ट ओके। 20 में खड़े हैं। यहाँ पे वॉच लिस्ट इतनी मायने नहीं रखती जितना मायने ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स लगते हैं। ओके। आधे से ज्यादा अच्छे ब्रेकआउट भी फेल हो जाते हैं। तो ये इजी मनी एनवायरनमेंट निकल चुका है, तो यहाँ पे लार्ज कैप में चिपके रहिए। मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ी सी दूरी बनाएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। लार्ज कैप में एलएनटी हो गया, टाइटन हो गया, इस टाइप के स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं। बाकी अदानी ग्रुप हो गया, इनमें प्ले कर सकते हैं। बट अब वो समय है जहां क्वांटिटी आपकी बहुत छोटी होनी चाहिए। अब कैपिटल प्रोटेक्शन मोड आपका एकदम पूरी फुल स्पीड में ऑन होना चाहिए।
ओके। वर्षा गुप्ता जी का सवाल है, जीएचसीएल और यूपीएल पे दोनों ही स्टॉक्स में से कोई एक बाय करना हो तो कौन सा करे, और क्या बाय कर सकते हैं ये दोनों स्टॉक? मैं एनी डे यूपीएल बाई करूंगा। यूपीएल में बड़ा बेस बना के ब्रेकआउट दिया है, पूरा वीकली चार्ट पे बड़ा बेस बना है, 71 वीक्स का कैंडल बना के 611 पे ब्रेकआउट दिया, 2 बार उसको रिटेस्ट किया है, 715 का इनिशियल टारगेट है, वहां तक आ रहा है। तो एनी डे मैं इसी स्टॉक को बाई करना पसंद करूंगा। ओके। शीतल अग्रवाल जी का सवाल है, जिंदल 100 पे सर आपका क्या व्यू बनेगा? जिंदल स्टॉक वीकली पे अपने मेजर मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस पे है। ये थर्ड वीक है जहाँ पे इनसाइड बार बन रही है, तो वीकली मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस तो दे रहा है, लेकिन नीचे की तरफ पुश नहीं कर पा रहा है। तो इवेंचुअली 260-50 के ऊपर अगर ब्रेकआउट बन जाता है तो फिर स्टॉक में अप मूव बनेगी। 50% रिट्रेसमेंट 289-290 की जोन पे है, वहां तक की। तो अगर लॉन्ग करना भी है तो शॉर्ट्स के मतलब ये जो एग्जिट हुए हैं या शॉर्ट्स हैं, इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का वेट करना चाहिए, जो 260 रुपए 50 पैसे के ऊपर है, तब तक स्टॉक को ना छेड़े। ओके। अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा, और डॉनियर के बारे में है। डॉनियर शूटिंग्स जो पहले हुआ करता था, आई थिंक वही है डॉनियर। 100 शेयर है उनके पास, 128 के भाव पे लिए हैं। आपसे राय मांगी। और डॉनियर एक बार के लिए होल्ड किया जा सकता है, डाउनवर्ड ट्रैक्शन मिसिंग है, 105 के नीचे क्लोजिंग नहीं किया, स्वीप किया है, ऊपर में 127 तक आ जाएगा। 125 127 की जोन के ऊपर अगर निकला तो फिर रैली एक्सटेंड होगी 152 तक। ओके। इंदु शर्मा का सवाल है, वो आपसे पूछती हैं कि एचडीबी लिस्टिंग पर क्या करना है अंशु सर? देखिए, आईपीओ लिस्टिंग का मैंने तरीका कई बार बताया हुआ है। पॉजिटिव लिस्टिंग पे 3 से 5 दिन होल्ड करके निकलिए, नेगेटिव लिस्टिंग पे तुरंत निकलिए। बट 3 से 5 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। 100 में से 99 स्टॉक आईपीओ बेस बनाने पहले नीचे आते हैं, बेस बनता है, उसके बाद बेस ब्रेकआउट के बाद चलते हैं। तो लिस्टिंग पॉजिटिव है, 3 से 5 दिन में निकलिए, नेगेटिव है तुरंत निकल जाइए। ओके। अगला सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है, अब रिलायंस पे क्या करना? हाँ देखिए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा। 1533 के अराउंड, 3140 का आज हाई बना है, 1533 के अराउंड में प्रॉफिट बुक करके अदानी ग्रीन में स्विच करने की कोशिश करूंगा। तो रिलायंस पे कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई भी सलाह नहीं रहेगी। 1533 को अगर स्लाइस थ्रू करते हुए निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस 1603 पे है। ओके। आशीष अरोड़ा का सवाल है, वो पूछते हैं, अंशुल सर, A to Z इंफ्रा 20 रुपए 50 पैसे पे खरीदा है, मैं क्या करूं? एक बार होल्ड कीजिए, जब तक ये स्टॉक 18 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, पैटर्न ठीक लग रहा है, ऊपर 24 तक जा सकता है। प्रॉब्लम एक ही है कि पूरे बेस में कहीं भी इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम रहा ही नहीं है, तो टोटल रिटेल वॉल्यूम के भरोसे चल रहा है। बट नंदलेस प्राइस चार्ट पे जब तक 18 के ऊपर है, ठीक ही लग रहा है। ओके। रमन कुमार जी का सवाल है, और ये है मन्नापुरम फाइनेंस पे। मन्नापुरम फाइनेंस का टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। एक बार अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। 295 तक जाना था, उसके पहले जस्ट एक वेजिंग काइंड ऑफ अपमूव बना रहा है। अगर 265 रुपए तोड़ता है तो काफी बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, और अगर रख ही रहे हैं तो 260 का मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा दें। ओके। सुशील का सवाल है, ये सवाल है एचपीसीएल पे। इनकी खरीद है, 404 में खरीदा है, क्या करना है सर? हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो में जी। ब्रेकआउट आया है 421.50 के ऊपर, ऑल टाइम हाई इसका आता है डिविडेंड एडजस्ट बेसिस पे 457.15, ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। बट इस स्टॉक को देखिए 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। 8-9% का डिविडेंड यील्ड देता रहेगा तो एफडी के रिटर्न को बीट कर लेंगे, और 50-60% 70% अगर कैपिटल एप्रिसिएशन दे दिया तो आप तो लंबा पैसा कमा लेंगे। तो आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल को ये रोज रोज पूछना और ट्रेडिंग के लिए पूछना, क्योंकि स्टॉक ये है भी नहीं, तो लेके 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। और मेरे को याद है ये हिंद पेट्रो में 287 के अराउंड से रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि ये स्टॉक 800 रुपए जा रहा है। निताई दास जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे कब तक ऑल टाइम हाई आएगा सर? 328 तोड़ेगा, उसके बाद हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। ये तो जब भी आप आते हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे पहले सवाल आता है कि कब ये ऑल टाइम हाई टच करेगा। लेकिन पेशेंस जो है वो आपको सिखानी पड़ेगी अंशु, क्योंकि पेशेंस के बगैर इस बाजार में काम नहीं होता, राइट?
मैडम पेशेंस तो मेरे पास खुद ही नहीं है, मेरे को खुद लेने के बाद फटाफट मूव चाहिए होती है, तो मैं इसलिए माइक्रो कैप स्टॉक्स प्ले करता हूँ। बट चूंकि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, इसलिए मैं आपके मतलब मीडिया पे कभी माइक्रो कैप डिस्कस करने से बचता हूँ, क्योंकि माइक्रो कैप बिना स्टॉप लॉस के आपकी कैपिटल खत्म कर देगा। तो मैं कभी भी लेता हूँ, फटाफट मूव मिलती है, 20-30% की मूव मिलती है, वो भी प्ले करता हूँ। 8% का 5%, 8% का स्टॉप लॉस कटता है तो मैं निर्दयता से उसको काट भी देता हूँ। मैं फिर मोह नहीं करता हूँ कि फंडामेंटल अच्छे हैं, कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आई एम नॉट ए फोर्सफुल इन्वेस्टर, आई एम अ स्विंग ट्रेडर। जिसको मोमेंटम चाहिए, मिला तो फटाफट दे दो, नहीं तो स्टॉप लॉस काट के मेरा कैपिटल खाली करो, ताकि मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जंप इन कर सकूं। तो आई डू ट्रेड माइक्रो कैप, क्योंकि मेरे पास खुद ही पेशेंस नहीं होता है। यहाँ मैं पेशेंस सिखा रही हूँ और आप कह रहे हैं आपको पेशेंस नहीं है, और सारे फॉलो आपको ही करेंगे कि सर को पेशेंस नहीं है इसलिए हमें भी पेशेंस देखिए, नहीं मैं है, राइट? जेएसडब्ल्यू नहीं खरीद रहा हूँ, मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नहीं खरीद रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ। मैं खरीदूंगा कब? जब 328 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट मतलब लेने के बाद मेरे पास पेशेंस नहीं होता है, मेरे को फटाफट मूव चाहिए। लेने के लिए मेरे पास पूरा पेशेंस होता है, जब तक वो अपना कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। क्योंकि मैं एवरेज में उस पैटर्न को ट्रेड करता हूँ जिसमें कम से कम 150 दिन लगा के पैटर्न बनाए हो, तो आप समझिए मैं 150 दिन इंतजार करता हूँ पैटर्न बनने का। लेने के बाद मेरे को फटाफट मूव चाहिए, या तो तुरंत स्टॉप लॉस काटो, मेरी कैपिटल खाली करो, या फटाफट 20-30% देके मेरा टारगेट कंप्लीट करो। आई कैन टेक बोथ, बट आई कैन नॉट टेक टाइम। मेरे को वो, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को जल्दी चाहिए। तो मैं 150 दिन पूरा इंतजार किया हूँ आपके पैटर्न बनने का, ब्रेकआउट आने का। ब्रेकआउट आने के बाद मेरे को फटाफट चीजें चाहिए। विघ्नेश राव का सवाल है लॉयड्स इंजीनियरिंग पे, उनके पास 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 70, व्हाट कैन बी द टारगेट्स? लॉयड इंजीनियरिंग में 43 डेज का, देखिए ये कितना बढ़िया पैटर्न था, 43 डेज का कपैनल पैटर्न ब्रेकआउट आया। प्रीएम्प्टिव मूव अगर किसी ने 61 पे लिया होता है तो 74 फटाक से 3 दिन में आ गया। और अगर ब्रेकआउट भी प्ले किया है आपने 63 पे, तो भी आपका ऑलमोस्ट टारगेट अचीव है। 78.45 का टारगेट है, 74.5 आ चुका है। तो ये ब्रेकआउट होते हैं कि फटाफट मूव मिले। अब ब्रेकआउट पे जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इस ब्रेकआउट में है। 500% वॉल्यूम राइज से ब्रेकआउट आया है, तो 78 तक मोमेंटम जा सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए लेट हो चुके हैं 63-64 पे। अभिनव सिंह जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि गुड लक स्टील और बालू फोर्ज बाय ऑन डिप्स है 2 से 3 महीने के लिए। गुड लक बालू फोर्ज। बालू फोर्ज में ब्रेकआउट आया था 684 का, उसको फेल किया, गैप के साथ वापस से रिक्लेम करके गैप पे है। तो अगर ये गैप फिल करके 740 750 की जोन के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर ये स्टॉक 1000 रुपए तक निकल जाएगा। ब्रेकआउट फेल किया, लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया, वापस ऊपर आके गैप कवर कर रहा है, तो ये शेकआउट के बाद अगर दोबारा ब्रेकआउट बनता है 750 के ऊपर, तो ये बहुत तेजी से 1000 रुपए जाएगा। तो कॉन्फर्मेशन का पूरा पूरा वेट कीजिए, उसके बाद ही लीजिएगा। दूसरा इनका था गुड लक। गुड लक में अगेन मूविंग एवरेज थर्ड रीटेस्ट हो चुका है। जनरली कोई भी मूविंग एवरेज राइजिंग है तो आप एक बार पुल बैक बाय कीजिए, दूसरी बार पुल बैक बाय कीजिए, तीसरी बार पुल बैक के बाद जब नया हाई बनता है उसके बाद फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक लर्निंग है अगर आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। इस पर 3 टेस्ट होके हाई बन चुके हैं, तो अब फेलियर के चांस बढ़ रहे हैं। और वैसे भी ये अपना टारगेट जोन ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है 1202 1203 का। तो अब फ्रेश एंट्री नहीं बनती है इसमें। अगर आपके पास लॉन्ग है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1060 रुपए का बनता है। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। ललित कुमार जी का सवाल है, उनका सवाल है जियो फाइनेंशियल पे। जियो फाइनेंशियल ने तो हाई लगा लिया सर, पर एटीजीएल कब हाई मारेगा? देखिए, जियो फाइनेंस 238 240 की जोन से हम रिकमेंड कर रहे हैं। 300 281 310-90, ये दो टारगेट थे। 310-90 पे मेरे को लग रहा था कि अभी और कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट दे के 347 का टारगेट करेगा। बट इसने 310-90 को कोई इज्जत नहीं दी, तोड़ते फोड़ते निकल गया है। 347 फटाफट आ जाएगा, तो जियो फाइनेंस वहां तक जाएगा। दूसरा इनका सवाल एटीजीएल पे था। एटीजीएल नीचे से 2 बार आपको मूव दे चुका है, वापस 651 606 जोन में बाइंग बनेगी। बड़ा मोमेंटम 708 रुपए की क्लोजिंग के बाद बनेगा, तब 781 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 861 रुपए 70 पैसे का।